हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधन क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में भारतीय संविधान की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। जी हाँ दोस्तों, सीरीज कंटिन्यू चल रही है, कोई गैप नहीं है बीच में और प्रयास हमारा यही है कि आपके एग्जाम से पहले हम इस सीरीज को कंप्लीट कर लें। जैसे तैसे ज्यादा सेशन अब और ज्यादा सेशन नहीं बचे, लगभग हो जाएगा जहां तक अनुमान है हमारा, ठीक है ना। वैसे प्रयास तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कोशिश आप लोग भी करें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने की। अगर आप लोगों की ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा तो क्या हम पर थोड़ा दबाव आता है, और जब हम पर दबाव होगा तो हो सकता है एक दिन में दो सेशन भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाए, ठीक है ना। चलिए आज के दोस्तों, इससे पहले हमने 2 सेशन के माध्यम से राष्ट्रपति वाले टॉपिक को कंप्लीट किया था, जिसमें एक लेक्चर में लेक्चर नंबर 20 में हमने देखा था कि राष्ट्रपति क्या पद क्या होता है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, क्या कार्य होते हैं उनको। इसके अलावा लेक्चर नंबर 21 में हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन को समझा था कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, कैसे होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। उसी क्रम को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की। तो इसी के साथ में दोस्तों हमारा जो केंद्रीय व्यवस्था है, या कहीं केंद्रीय व्यवस्थापिका या फिर केंद्र की जो कार्यपालिका है वो कंप्लीट हो जाएगी, है ना। केंद्र की कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका और केंद्र की कार्यपालिका। तो राष्ट्रपति पर हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। आज के सेशन में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल दोनों को एक साथ ही कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है ना। वो कल के सेशन से हमारी राज्य कार्यपालिका अर्थात राज्य की विधायिका ये सब चालू हो जाएगी। कार्यपालिका माफ कीजिएगा, क्योंकि कार्यपालिका में ही हमें जो है राज्यपाल पढ़ना है, राज्यपाल के अलावा जो मंत्रीगण होते हैं वो सब पढ़ने हैं। क्लियर है ना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करें उससे पहले आज के इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा इसको, है ना, पढ़ जरूर लीजिएगा। सॉरी, चलिए शुरू करते हैं टॉपिक आज का। इस पर फोकस मत कीजिए, इसको एडिट करना छोड़ दिया गया है, ये पेज ना, इसको ये लास्ट वाले टॉपिक का ही आ चुका है दोस्तों। क्योंकि आज हम बात करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे, यार कलर का पेन, एक सेकेंड। सबसे पहले हम देखेंगे मंत्रिमंडल क्या होता है, ठीक है ना। मंत्रिमंडल पर हम बात करेंगे, मंत्रिमंडल की व्याख्या के रूप में मंत्रिमंडल का परिचय देखेंगे। उसके बाद सेकंड में देखेंगे हम यहां पर कि मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियां क्या है, कार्य और शक्तियां क्या। सिंपल सा टॉपिक, कुछ भी नहीं दोस्तों। देखिए पहले मंत्रिमंडल को समझेंगे, उसके बाद इसके कार्य और शक्तियों को देखेंगे, उसके बाद हम प्रधानमंत्री को समझेंगे, है ना, कि प्रधानमंत्री का पद क्या होता है, इसकी व्यवस्था कहां पर की गई है, कैसे नियुक्ति होती है, ये सारी बातें। उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्यों को देखने वाले। बस इन 4 कंसेप्ट के माध्यम से आज का टॉपिक अपन कंप्लीट करने वाले। क्लियर है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों। मंत्रिमंडल देखिए, अब अगर आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं ना तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, एकदम इसी तरीके समझ आएगा। मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री दोनों को आपको ना अलग अलग नजरिए से नहीं देखना है, एकदम साथ लेके चलना दोनों को। मंत्रिमंडल एक टीम है और इस टीम का लीडर कौन है, प्रधानमंत्री, है ना। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ये अलग ही नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री लीडर होता है उस मंत्रिमंडल की टीम का पूरा। क्लियर है ना। तो मंत्रिमंडल की व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 95 में की गई है, और वहां 95 में स्पष्ट कर दिया गया है कि एक मंत्रिमंडल होगा जो राष्ट्रपति को सहयोग करेगा, राष्ट्रपति के उसके कार्यों में सहयोग करेगा या उसको परामर्श देगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम निश्चित रूप से संविधान की इस व्याख्या को देख करके 95 वाले आर्टिकल को देखकर हम निश्चित रूप से यह मान सकते हैं कि राष्ट्रपति को सैद्धांतिक रूप से जितनी भी शक्तियां प्रदान की गई है वो सारी शक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा ही प्रयोग की जाती है। व्यवहारिक रूप से अगर देखें तो मंत्रिमंडल के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इस दृष्टिकोण से हम यह मान सकते हैं कि भारत की संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल की स्थिति सर्वोच्च है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो, भले ही सैद्धांतिक दृष्टिकोण से तो राष्ट्रपति की स्थिति सर्वोच्च है ना, उच्च होती है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल ही सर्वोच्च है, क्योंकि मंत्रिमंडल के हाथों में ही सब कुछ होता है। संपूर्ण प्रकार की जितनी शासन व्यवस्था का संचालन होता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही होता है, उसकी इच्छा के अनुसार ही होता है। क्लियर है। अब चूंकि भारत में
जो संसदीय व्यवस्था ली गई है वो कहां से ली गई दोस्तों? तो वो ब्रिटेन से ली गई है ना। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से ली गई है। भारत में भी ऐसी संसदीय व्यवस्था है। तो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को लेकर के जो परिभाषाएं दी गई है, उन परिभाषाओं का इस्तेमाल हम भारतीय संसदीय व्यवस्था को स्पष्ट करने में भी उनका प्रयोग कर सकते हैं। किनका? ब्रिटेन की संसद को लेकर के जो परिभाषाएं दी गई है। तो ब्रिटेन की संसद को लेकर या ब्रिटेन की कैबिनेट को लेकर के कुछ विद्वानों ने विभिन्न अपने विचार रखे थे। जैसे उन्हीं में से एक थे लावेल साहब के। लावेल के विचार थे। लावेल ने कहा है कि कैबिनेट राजनीतिक भवन की आधारशिला है। क्या कहा उन्होंने? कैबिनेट जो है, कैबिनेट अर्थात संसद बोल लीजिए, संसद जो है वो एक राजनीतिक भवन की आधारशिला है। मतलब कि उस राष्ट्र के, जिस राष्ट्र में संसदीय व्यवस्था है, या कहें कि ब्रिटेन में, ब्रिटेन की जो पूरी शासन प्रणाली है, जितनी भी राजनीतिक प्रणाली है ना, वो सारी शासन प्रणाली कैबिनेट पर ही आधारित है। कैबिनेट उसकी आधारशिला है। वहीं पर सर जॉन मेरियर साहब ने कहा है कि कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक तंत्र घूमता है ना। मिडल पॉइंट है क्या? कैबिनेट। मतलब कैबिनेट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, चाहे वो लावेल की परिभाषा देखे या मेरियर की देखे। लावेल के अनुसार भी भाई अगर आप आधारशिला हटा दोगे तो भवन अपने आप धराशायी हो जाएगा। और मेरियर साहब को देखोगे तो धुरी पॉइंट नहीं होगा, मिडल पॉइंट नहीं होगा। तो जो चक्र घूम रहा है वो चक्र घूमेगा किसको लेकर के? समझ रहे ना। तो इस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत इन सारी बातों को अगर एक शब्दों में, अगर एक लाइन में कहें तो इसका मतलब ये होता है कि संपूर्ण संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिमंडल की ही सर्वोच्च स्थिति होती है और मंत्रिमंडल के अनुसार ही शासन व्यवस्था का संचालन होता है। क्लियर है? अब आइए, क्यों होता है ऐसा? ऐसे कौन से कार्य करती है मंत्रिमंडल? ये जो मंत्रिमंडल है, ये पूरा मंत्रिमंडल, अब ये मंत्रिमंडल होता क्या दोस्तों? ये तो आप पहले भी समझ चुके हैं, है ना। मंत्रिमंडल सिंपल तरीके से समझिए कि जो हमारे लोकसभा चुनाव होते हैं ना, आप सुना होगा आपने, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और स्थानीय चुनाव, तीनों चुनाव से आप भली भांति परिचित है ना। तो लोकसभा जो चुनाव होते हैं उसमें हम एमपी को चुनते हैं, मतलब सांसदों को चुनते हैं। सांसद अपने प्रधानमंत्री, है ना, सांसद जो है मिलकर के उनमें से एक प्रधानमंत्री सिलेक्ट हो जाता है। जो भी प्रभावशाली नेता होता है दल का, वो प्रधानमंत्री बन जाता है। तो प्रधानमंत्री अपना मंत्रिमंडल बनाएगा अपना कार्य करवाने के लिए। तो ये जो मंत्रिमंडल होता है ना, ये मंत्रिमंडल दोस्तों वही सदस्य होते हैं मंत्रिमंडल में जिसे जनता डायरेक्ट चुनती है। ठीक है ना। डायरेक्ट चुन करके अर्थात जनता के प्रतिनिधि बन करके ये लोकसभा में जाते हैं। तो संपूर्ण शासन व्यवस्था इस मंत्रिमंडल के हाथों में ही होती है। क्यों? क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। संपूर्ण भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने के कारण ही ये शक्ति में सर्वोच्च होते हैं। क्लियर है ना। तो शासन व्यवस्था के संपूर्ण कार्य, एक तरह से अगर बोला जाए तो संपूर्ण कार्य शासन व्यवस्था के इस मंत्रिमंडल के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। आई होप यहां तक का इतना क्लियर होगा, है ना। तो अब चूंकि जब मैं बोल रहा हूं कि संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन इनके द्वारा ही होता है, तो भाई शक्तियां भी इनकी महान ही होगी, है ना। तो राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना सबसे पहला कार्य, कानून निर्माण पर नियंत्रण करना, कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण करना, वित्तीय कार्य, नियुक्ति संबंधी कार्य, तो उनको यही समझ लीजिए। वैसे अंदर में देखिए आप लोगों के लिए डेटा दिया हुआ है, आप लोग पढ़ेंगे ना तो पूरा स्पष्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है ना। मैं यहाँ पर पॉइंट में यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, एक एक हल्के से एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे हमारा समय भी बच जाएगा। और अंदर जो स्लाइड में लिखा हुआ ना, एकदम इसी भाषा में, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। देखिए, राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य, सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य। अब कुछ सोचिए ना, मान लेते हैं कि सरकार किसी और की है, और नीति कोई और बनाए, जैसा कि अभी राष्ट्रपति साहब के साथ होता है। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सैद्धांतिक मात्र अध्यक्ष है, वो, है ना। शासन अध्यक्ष क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष है। शासन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है। तो यहां पर यह समझिए आप, अगर हम ऐसा मान लें कि अगर प्रधानमंत्री, या फिर ऐसा मानो कि आपकी सरकार किसी दूसरे दल की है और नीति, देश के लिए नीति कोई दूसरे दल बनाए, तो क्या इस प्रकार से शासन प्रणाली सही से चल पाएगी? भाई जो प्रभाव में है, जिसके पास बहुमत है, जिसकी सरकार है, वही नीति बनाएगा। वो संपूर्ण देश चलता किससे है? नीतियों से। जो कानून बनते हैं, जो नीतियां बनती हैं, उन नीतियों से पूरा देश चलता है ना। तो पूरे देश की जो नीतियां होती है, उन नीतियों को निर्धारित करने का कार्य किसका होता है दोस्तों? तो मंत्रिमंडल का ही होता है।
फिर वो नीति चाहे आंतरिक नीति हो चाहे वो अंतरराष्ट्रीय नीति हो, है ना, अभी जैसे हम विदेश नीति कहते हैं, तो चाहे देश के आंतरिक वातावरण को मैनेज करने के लिए जो है प्रबंधित करने के लिए नीति बनाई जा रही हो, या फिर विदेशों से संबंध स्थापित करने के लिए नीति बनाई जा रही हो, प्रत्येक नीति मंत्रिमंडल के द्वारा ही बनाई जाती है। पहला पॉइंट क्लियर है। इसके बाद कानून निर्माण का कार्य, तो देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य, एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या है, कानून का निर्माण करना। अब भाई कानून का निर्माण कौन करेगा, जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो कानून का निर्माण मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है, भले ही उसे लागू राष्ट्रपति के नाम से किया जाता हो, है ना, क्योंकि मंत्रिमंडल जो भी कार्य करता है सैद्धांतिक दृष्टि से राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से मतलब वास्तविक रूप से शक्ति किसकी होती है, उसके पीछे मंत्रिमंडल की होती है ना। तो जितने भी प्रकार जो भी कानून बनते हैं देश में, वो सारे कानून का निर्माण ये मंत्रिमंडल के माध्यम से ही किए जाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण। कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण, अब देश में शासन व्यवस्था का संचालन कौन करता है, कार्यपालिका करती है ना, क्योंकि विधायिका तो कानून बना देती है, एक फाइल कंप्लीट करके कानून का एक फाइल बना करके कार्यपालिका अध्यक्ष को पकड़ा देती है कि भाई ये कानून हमने बनाया है, इसका संचालन करवाइए आप। तो कौन करवाता है, कार्यपालिका। और उस कानून से जनता के मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है, न्यायपालिका। तो तीनों के कार्य अलग अलग है। तो ये जो कार्यपालिका होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है देश में एक किसी भी शासन व्यवस्था में, उस कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन करता है, मंत्रिमंडल ही करते हैं दोस्तों। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति साहब जब इस कार्यपालिका के सर्वोच्च अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं ना, तो वो इस मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करते हैं। मंत्रिमंडल जो बोलते हैं ना कि साहब इसको फलाना अध्यक्ष बनाना है, या इसको जो है सेना का अधिकारी बनाना है, जो भी बड़े बड़े जो पद दिए जाते हैं ना, वो मंत्रिमंडल की इच्छा से ही दिए जाते हैं, इनके अनुसार दिए जाते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है ना। वित्तीय कार्य, तो भाई बिना वित्त के, बिना धन के क्या कोई देश संचालित हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वित्तीय व्यवस्था भी तो करनी पड़ती है। वित्त की व्यवस्था करना या वित्त से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, धन से संबंधित, आय और व्यय इनसे संबंधित जो नीतियां बनती है ना, वो सारी नीतियां मंत्रिमंडल के माध्यम से ही बनती है। जैसे बजट पेश होता है तो बजट कौन बना के लाता है, ये मंत्रिमंडल ही बनाता है अपनी इच्छा के अनुसार कि कहां पर कितना खर्च करना है, कितनी आय होगी, कितना खर्च करना है, किस प्रकार से जो है मैनेज करना है पूरा। तो वो पूरे डेटा जो है मंत्रिमंडल के माध्यम से ही कलेक्ट किया जाता है, मंत्रिमंडल के द्वारा ही जो है वित्तीय कार्यों से संबंधित नीतियां निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है नियुक्ति संबंधी कार्य। तो जितने भी बड़े बड़े पद होते हैं, जैसे राज्यपाल का पद देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का पद देख लीजिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का पद देख लीजिए, या इसके अलावा दोस्तों हम केक की बात कर ले, है ना, केक के अलावा निर्वाचन आयुक्त की बात कर ले, तो जितने भी बड़े बड़े पद है, इन पदों पर इनकी नियुक्ति भी मंत्रिमंडल के परामर्श से ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आई होप पांचों पॉइंट यहीं पर क्लियर हो गए होंगे आपके पूरे व्यवहारिक रूप से, है ना। लोड मत लीजिए, व्यवहारिक रूप से समझते चलेंगे ना, सब क्लियर होता चलेगा। हालांकि बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो जाती है, तो उस बुक की टफ लैंग्वेज से बचाने के लिए ही आप लोगों को ये देखिए, एक बार पढ़ेंगे ना, एक ही बार में आपको अंदर, चाहे आप आज लेक्चर देख रहे हो ना, 6 महीने बाद भी अगर आप पढ़ोगे ना, तो 6 महीने बाद भी आपको ये आसानी से समझ आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डाउट रहेगा ही नहीं, एकदम से इजी लैंग्वेज में है ना। पांचों पॉइंट इजी लैंग्वेज में क्लियर है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की। अब भाई आपने टीम की बात कर ली, मंत्रिमंडल की बात कर ली, अब इसका प्रमुख कौन होगा, इस पूरे मंत्रिमंडल क्या है, ये टीम है, तो इसका कोई लीडर भी तो होगा ना, जो इस पूरी टीम को मैनेज करेगा, है ना। मंत्रिमंडल का आपने स्पष्ट रूप से इतना तो समझ लिया है कि ये जनता के द्वारा निर्वाचित होकर के आ गए, उन्हीं में से विभिन्न प्रकार से अधिकारी बन गए, है ना, विभिन्न मंत्री, कोई मंत्री बन गया, कोई किसी विभाग का अध्यक्ष बन गया, कोई क्या बन गया, वो सब ठीक है, ये मंत्रिमंडल हो गया पूरा। लेकिन इसका लीडर कौन है, तो भाई इसको मैनेज करने वाला ही तो लीडर है, मतलब प्रधानमंत्री। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि जितना भी कार्य होता है एक शासन व्यवस्था के अंतर्गत, संसदीय शासन प्रणाली में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं सब मंत्रिमंडल के द्वारा ही किए जाते हैं। लेकिन ये मंत्रिमंडल भी किसके निर्देशन में काम करेगा, लीडर के निर्देशन में काम करेगा, मतलब प्रधानमंत्री के निर्देशन में काम करेगा, है ना। तो पूरा मंत्रिमंडल भी प्रधानमंत्री के अनुसार ही कार्य करता है। तो अब समझ जाइए कि ये प्रधानमंत्री कितना शक्तिशाली होगा। एक शब्द में अगर बोले तो किसी भी देश की संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत सर्वोच्च शक्तिशाली अगर कोई है तो वो प्रधानमंत्री ही होता है। क्लियर है। तो दोस्तों ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली के तरह ही
उसी की तरह भारत की संसदीय शासन प्रणाली में भी जो कार्यपालिका है वो दो प्रकार की है, मतलब दोहरी कार्यपालिका है। कैसी? एक है नाम मात्र की कार्यपालिका और एक है व्यवहारिक कार्यपालिका, मतलब वास्तविक कार्यपालिका। क्या कहा मैंने? दो प्रकार की, जिसे हम क्या बोलते हैं? दोहरी कार्यपालिका। एक है कौन सी? सैद्धांतिक कार्यपालिका या नाम मात्र की कार्यपालिका, और एक है व्यवहारिक या वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है ना? नाम मात्र की या सैद्धांतिक जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष या उसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति, मतलब संविधान में, संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो सैद्धांतिक या नाम मात्र का कोई प्रमुख है तो कौन है? राष्ट्रपति है। संसदीय शासन प्रणाली में याद रखिएगा, है ना, संसदीय शासन प्रणाली में जिस देश में भी संसदीय शासन प्रणाली है उस देश की कार्यपालिका, उसकी नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना? और कभी कभी व्यवहारिक रूप से इस वास्तविक कार्यपालिका को प्रधानमंत्री शासन प्रणाली के नाम से भी बोल दिया जाता है, जाना जाता है। क्लियर है यहां तक का दोस्तों, है ना? बस यहां पर आपको याद रखना है, यहां पर याद रखना है कि संविधान में प्रधानमंत्री का जिक्र कहां पर किया गया है, तो ये आर्टिकल 74 में किया गया है, अनुच्छेद 74 में किया गया है। डायरेक्टली प्रधानमंत्री नाम नहीं लिखा, वहां भी याद रखिएगा, है ना? मंत्रिमंडल के नेता के नाम से इस प्रकार से मिलेगा आप लोगों को, वो एक अलग तथ्य है। बस अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री के बारे में जो जिक्र किया गया संविधान में वो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत उनका जिक्र किया गया है। क्लियर है? और क्या बातें हैं? तो और संविधान में इनकी नियुक्ति की बात भी की गई है। अब नियुक्ति को लेकर के ये कह दिया गया है कि भाई प्रधानमंत्री को एक राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। क्या कहा है? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अब जब हम ये लाइन पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त कर रहा है, इसका मतलब सर्वोच्च शक्तिशाली कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है, वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है। आगे लिख भी दिया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में जो बहुमत का दल का जो नेता होगा, भाई लोकसभा में कोई राजनीतिक दल जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता होगा, है ना, बहुमत से जीत कर आएगा, सिंपल सी बात है, आराम चुनाव में जो जीत कर आएगा लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर लेगा, तो जो बहुमत प्राप्त दल का नेता जो होगा ना, उस नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए चुनेगा। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है। तो यहां पर राष्ट्रपति के हाथ बांध दिए, उसको मजबूर कर दिया गया है, बाध्य कर दिया कि उसी व्यक्ति को चुनेगा राष्ट्रपति। क्लियर है ना? लेकिन कुछ अन्य व्यवस्थाएं ऐसी भी की गई है जहां पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनने में अपने स्वयं विवेक का भी इस्तेमाल कर सकता है। कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाती है, जैसे ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनेगी? जब भाई राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधानमंत्री बना दे। ऐसी भी कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे मान लेते हैं कि आम चुनाव हुए और किसी भी दल के पास कोई स्पष्ट बहुमत नहीं है, किसी भी दल के पास मान लेते हैं 4 या 5 दल है। अब उन 4-5 दलों में चुनाव हो चुके, आम चुनाव, लेकिन परिणाम जो आया ना, उस परिणाम के आधार पर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जिस दल के नेता को चाहे उस दल के नेता को वो प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त कर सकता है। एक कंडीशन और है कि किसी दल में कोई दल बहुमत तो प्राप्त कर ली, दलीय आधार पर बहुमत तो उसको प्राप्त हो चुका है, लेकिन एक समस्या आ गई कि उस दल में यह निश्चित नहीं हो पाया है कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। वहां पर उस बीच में ही संघर्ष चल रहा है ना, दल के अंदर ही संघर्ष चल रहा है। 4-5 लोग हो गए कि साहब नहीं मैं बनूंगा, इस प्रकार से हो चुका है। तो फिर अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के अनुसार जो उचित लगेगा कि किस व्यक्ति के दृष्टिकोण में या किस व्यक्ति के नेतृत्व के द्वारा स्थायी सरकार का गठन किया जा सकता है, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की नियुक्त कर लेंगे। तो 2 कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। इसके अलावा कुछ बातें और भी है याद रखने लायक नियुक्ति को लेकर के, कुछ बातें और भी है, जैसे सबसे पहले पेन का कलर, यार ये बड़ी हेडेक ही समझ लीजिए बस इसको ना, बार बार कलर चेंज। चलिए, एक बात तो आपको इसमें कुछ और याद रखना है कि विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं वाले स्टूडेंट कि जो प्रधानमंत्री होता है ना, जरूरी नहीं है कि लोकसभा का ही सदस्य हो। प्रधानमंत्री जब वो नियुक्त किया जाता है तो जरूरी नहीं वो लोकसभा का ही सदस्य हो, वो दोनों सदन में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है या लोकसभा का किसी का भी हो। जैसे जब इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी ना, तो उस समय वो लोकसभा की नहीं बल्कि राज्यसभा की सदस्य थी, लेकिन उनको प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त कर लिया गया था।
है ना। तो लेकिन व्यवहारिक रूप से माना जाता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री बन रहा है तो वो लोकसभा का सदस्य होगा तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि लोकसभा का सदस्य होगा तो लोकसभा में उसको ज्यादा विश्वास होगा, वहां पर उसको जो है ज्यादा कुल मिलाकर उसको लोकसभा में ही कार्य करना है। तो इसलिए लोकसभा का अगर वो सदस्य होगा तो लोकसभा का ज्यादा ज्ञान होगा उसे, तो वो ज्यादा उचित होगा। लेकिन सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी हो सकता है। और इससे भी एक बड़ी बात और है कि 6 महीने तक अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो लोकसभा का भी सदस्य नहीं है, राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो बन जाएगा। 6 महीने तक ये प्रावधान है संविधान में कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक बिना दोनों सदनों का सदस्य बने भी प्रधानमंत्री बने रह सकता है। लेकिन 6 महीने के उसकी नियुक्ति के 6 महीने के अंदर अंदर उसे दोनों सदन में से किसी की भी सदस्यता लेनी पड़ेगी। क्लियर है? इस प्रकार से प्रधानमंत्री के संबंध में कुछ सिंपल सी बातें थी। अब है सबसे इंपॉर्टेंट, आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है कि प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या है, क्या कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। तो एक रूप से तो हम ये बोल सकते हैं, दो चीजें हैं दोस्तों, यहां पर दो चीजें हैं। वो दो क्या है कि एक तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कार्य राष्ट्रपति करते हैं ना, वो सारे कार्य प्रधानमंत्री करते हैं। अब ये क्यों भाई, राष्ट्रपति के कार्य प्रधानमंत्री कैसे? क्योंकि राष्ट्रपति संपूर्ण देश के जितने भी कार्य होते हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से, वो सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। लेकिन वास्तविक उसके पीछे हाथ किसका होता है? प्रधानमंत्री का। भाई जो कार्य प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं वही कार्य तो राष्ट्रपति करते हैं ना, राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। तो मैंने इसीलिए कहा है कि जो कार्य राष्ट्रपति करते हैं ना, वो सारे कार्य प्रधानमंत्री ही करते हैं वास्तविक रूप से। या फिर ऐसे मान लीजिए कि जो मंत्रिमंडल कार्य करता है वो सब प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। या फिर ऐसे मान लीजिए कि जो कोई कार्य नहीं कर सकता वो सब प्रधानमंत्री करते हैं। मतलब संपूर्ण देश के जितना भी कार्य काज कामकाज है, जितने भी कार्य है, जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, वो सारे के सारे प्रधानमंत्री के द्वारा ही वास्तविक रूप से किए जाते हैं। जैसे 8 पॉइंट है देखिए, और 8 बिंदु में एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो बिना महत्व का हो। सबसे पहला मंत्री परिषद का निर्माण। मंत्री परिषद का निर्माण, जिस मंत्रिमंडल की हम चर्चा कर रहे थे ना, एक मंत्री परिषद जो प्रधानमंत्री के सपोर्ट के लिए कार्य करेगी, तो मंत्री परिषद का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य दोस्तों ये संपूर्ण देश का शासन व्यवस्था इस मंत्री परिषद के अंडर ही ये कार्य करती है। ये मंत्री परिषद विभिन्न विभागों में, अलग अलग विभागों में बटा होता है, और वो विभाग अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग विभागों में अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हर विभाग का कोई अध्यक्ष होता है, कोई उपाध्यक्ष होता है, मतलब विभिन्न प्रकार से प्रत्येक विभाग का कोई प्रमुख होता है। तो इस प्रकार से विभाग पूरा बना होता है मंत्री परिषद के अंतर्गत, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। तो ये जो मंत्री परिषद होती है, इसका निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ही होता है। इसके अलावा मंत्रियों के में जो विभाग में, जैसे मैंने अभी बताया कि मंत्री परिषद के अंदर विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं, तो जो विभाग बनते हैं ना, वो विभाग बनाने का कार्य भी प्रधानमंत्री का ही होता है कि कौन से विभाग किसको दिया जाए, किस विभाग का प्रमुख किसको बनाया जाए, ये सारी बातें। इसके अलावा उन विभागों में आगे चल के कोई परिवर्तन करना हो, कोई चेंज करना हो, कोई विभाग खत्म करना हो, कोई नया विभाग बनाना, तो वो कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही होता है। अच्छा, इसके अलावा लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में कड़ी का काम कौन करता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। उपाधियां प्रदान करना, आम चुनाव, सबसे इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री के लिए। भाई आज प्रधानमंत्री भारत में इतना शक्तिशाली क्यों है, या किसी भी शासन व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री इतना शक्तिशाली क्यों होता है? क्योंकि आम चुनाव के कारण उसमें इतनी शक्तियां प्राप्त होती है, आम चुनाव के कारण, है ना। देश का सर्वोच्च नेता या शासक प्रधानमंत्री होता है। चलिए इसको थोड़ा सा अंदर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि कुछ डाउट आपको ना रहे। दोनों पॉइंट दोस्तों पढ़ लीजिए एक बार। ओके, मंत्री परिषद का निर्माण, क्या कहा गया है? मंत्री परिषद का निर्माण। प्रधानमंत्री का सबसे पहला कार्य मंत्री परिषद का निर्माण करना होता है। अपने साथियों को चुनने के संबंध में प्रधानमंत्री को पर्याप्त छूट रहती है। मंत्री परिषद में
जो भी उसके साथी होते हैं, मतलब जो चुनाव जीत करके आते हैं, है ना, प्रत्येक जनता के द्वारा, तो उनमें से मंत्री परिषद के लिए उनको किन किन को चुनना है, किसको मंत्री परिषद के अंदर एंट्री देनी है, तो इस डिसीजन लेने में प्रधानमंत्री पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। जिसको चाहे वो मंत्री परिषद के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ही ये निर्णय भी प्रधानमंत्री करते हैं कि मंत्री परिषद में कितने सदस्य होंगे, कितने मंत्रियों का एक ये पूरा मंडल बनेगा, है ना। और वो चाहे तो अगर उनकी इच्छा हो जाती है कि नहीं यार, ये राजनीति, इस जो दल है उनका, उस दल के बाहर के किसी व्यक्ति को भी मंत्री परिषद में जगह देनी है, तो वो ये कार्य भी कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के कि मंत्री परिषद कैसे बनाना है, किन से बनाना है, कितने लोगों की बनाना है, ये सारे डिसीजन प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना। जो मंत्री विभाग, अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं देश में कार्य का संचालन करने के लिए, तो वो विभाग किसको कौन सा विभाग देना है, किसे किस विभाग का अध्यक्ष बनाना है, या कौन सा विभाग किस विभाग के अंदर काम करेगा, ये सारी बातें, जितने भी डिसीजन होते हैं, सारे महत्वपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। उनमें आगे चल के कोई परिवर्तन करना हुआ तो परिवर्तन, विभागों में परिवर्तन, कोई विभाग को समाप्त करना है या कोई नया विभाग बनाना है, तो वो सारी चीजें भी, किसी विभाग की शक्ति कम करनी है, उसका कार्य का बंटवारा करना है बीच में, वो कोई सा भी कार्य होगा विभाग से संबंधित, वो कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट है शासन, विभिन्न विभागों में समन्वय। तो भाई जो अलग अलग विभाग बना है प्रधानमंत्री ने, उन विभागों में समन्वय करना, ताकि एक दूसरे से टकराए नहीं विभाग अपने कार्यों को लेकर के, मतलब इनमें एक समन्वय बना रहे, एक शांति व्यवस्था बनी रहे, एक साथ ये कार्य करे। इसलिए ना एक नेता के रूप में इन सभी विभागों में समन्वय बनाने का कार्य यही करते हैं। सभी विभागों को निर्देश देने का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, जिससे कि सभी विभाग आपस में जुड़ करके एक साथ मिलकर कार्य करते रहे, है ना। नेक्स्ट, लोकसभा का नेता। लोकसभा का नेता बोलने में कोई वो नहीं है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा का सबसे प्रमुख नेता यही तो है, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। कानून निर्माण के समस्त कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए जाते हैं। भाई जितने भी कानून बनते हैं प्रधानमंत्री की इच्छा से ही बनते हैं। बजट बनाना, बजट भी प्रधानमंत्री की इच्छा से ही बनता है। कोई विधेयक लेकर आना, ये सब प्रधानमंत्री के आदेश से ही होते। सारे तो इतने इंपॉर्टेंट कार्य जो है वो सब इनके मर्जी से ही चलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में समन्वय स्थापित, संपर्क स्थापित करना, एक कड़ी के रूप में कार्य करना। तो सार्वजनिक महत्व का कोई मामला है या कोई सा भी कार्य है, इसके अलावा सार्वजनिक महत्व का भी नहीं है, अगर मान लेते हैं कि कोई शासन से संबंधित कोई कार्य है, तो वो कार्य को लेकर के मंत्रिमंडल की कोई विचार है जो राष्ट्रपति से डिस्कस करना चाहते हैं, तो मंत्रिमंडल का कोई सदस्य राष्ट्रपति के पास बात करने नहीं जाएगा। राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा भाई, हर कोई बात नहीं कर सकता उनसे, तो उनसे संपर्क सिर्फ प्रधानमंत्री के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो ऐसे में मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति दोनों के विचारों को एक दूसरे से शेयर करने के लिए प्रधानमंत्री एक कड़ी का कार्य करते हैं, एक एजेंट का कार्य करते हैं, एक प्रतिनिधि का कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच जो विचार विमर्श होते हैं, जो बातचीत होती है, क्या बात है भाई, हाँ, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में जो भी वाद विवाद होता है, जो विचार विमर्श होता है, वो पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है, पूरी तरह से गुप्त होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, है ना, इनके बीच की कड़ी होते हैं। क्लियर है यहां तक का? चलिए 3 पॉइंट मात्र और बचे हैं, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उपाधियां प्रदान करना आप सभी बहुत भली भांति रूप से जानते हैं कि 4 प्रकार की उपाधियां, जब हमने उपाधियों का अंत किया था संविधान निर्माण के साथ ही, तो उसी समय में 4 उपाधियां बना ली गई थी, जिन्हें राष्ट्रीय सेवा के उपलक्ष्य में प्रदान की जाती है किसी भी व्यक्ति को। 4 उपाधियां सबसे बड़ी भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 4 उपाधियां हैं, 4 पुरस्कार हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये राष्ट्रीय पुरस्कार देते राष्ट्रपति है, लेकिन किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से। मतलब कि किसको भारत रत्न देना है, किसको पद्म विभूषण देना है, किसे पद्म भूषण या किसको पद्मश्री। तो ये जो उपहार है, ये जो उपाधियां हैं, ये उपाधियां प्रधानमंत्री के आदेश पर ही या प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही दी जाती है। प्रधानमंत्री ही डिसाइड करते हैं कि ये उपाधियां, ये पुरस्कार किसको देना है, ठीक है ना। आम चुनाव, तो देखिए नेक्स्ट है आम चुनाव और प्रधानमंत्री
का चुनाव। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की जो ये वास्तविक स्थिति है, इतनी शक्तिशाली स्थिति है, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है और वो कारण है आम चुनाव। अगर मान लीजिए, सोच के देखिए कि अगर राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आते, जनता के द्वारा मतलब कि अगर राष्ट्रपति आम चुनाव के द्वारा निर्वाचित होकर आते, तो ये बताइए फिर सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होता, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? भाई राष्ट्रपति का पद तो सैद्धांतिक रूप से ही सर्वोच्च है, प्रधानमंत्री का तो नाम ही नहीं संविधान में, है ना। तो सबसे शक्तिशाली कौन हो जाता, राष्ट्रपति हो जाते। लेकिन संविधान का स्रोत कौन है, हम भारत के लोग। प्रस्तावना पढ़ी है ना आप लोगों ने कि हम भारत के लोग, है ना। तो वो जो हम भारत के लोग लिखा हुआ है ना, उसी के कारण यह प्रधानमंत्री सर्वोच्च बन गए, समझ रहे ना। तो संपूर्ण जो शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, मतलब संविधान को भी जो शक्ति प्राप्त होती है कहां से प्राप्त होती है, जनता से होती है। तो जनता के द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से चुनकर जाएगा वो शक्तिशाली होगा। तो प्रधानमंत्री की इस शक्तिशाली स्थिति का सबसे बड़ा कारण है आम चुनाव। क्लियर है। नेक्स्ट है देश का सर्वोच्च नेता तथा शासक। तो एक पंक्ति में अगर कहा तो देखिए, प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता तथा शासक होता है। सिद्धांत रूप में ना सही, सिद्धांत रूप में तो राष्ट्रपति सर्वोच्च होते हैं, लेकिन व्यवहार में अगर देखा जाए तो देश का समस्त शासन प्रधानमंत्री की इच्छा से ही संचालित होता है। वह व्यवस्थापिका से अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनवा सकता है और संविधान में अपनी इच्छा के अनुसार संशोधन भी करवा सकता है ना। तो व्यवहार के अंतर्गत प्रधानमंत्री पदधारी व्यक्तियों ने इस पद की शक्ति और सम्मान में समय के साथ साथ यह सामान्यतः हमेशा इनको गौरवान्वित ही किया है। ऐसे ही प्रधानमंत्री, ऐसे व्यक्तियों ने प्रधानमंत्री पद धारण किया जिन्होंने हमेशा प्रधानमंत्री पद को गौरवान्वित किया है। क्लियर है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कुछ बिंदुओं के माध्यम से मंत्रिमंडल को समझा और कुछ बिंदुओं के माध्यम से प्रधानमंत्री को समझा। इसी के साथ हमारा सेशन आज का होता है कंप्लीट। एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और हालांकि अगर आपको सीरियसली पढ़ना है तो एंड तक तो बना रहना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो होगा राज्यपाल पर, मतलब अब हम राज्य की कार्यपालिका पे एंट्री कर चुके हैं, है ना। तो सबसे पहले हम राज्यपाल की बात करेंगे, जैसे हमने सबसे पहले राष्ट्रपति की बात की थी। केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत सबसे पहले राष्ट्रपति की बात की थी, तो अब राज्य में एंट्री की है तो सबसे पहले राज्यपाल की बात करेंगे, इनको समझेंगे। उसके बाद में फिर हम जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को समझेंगे। क्लियर है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।